हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। आज मैं आपको काव्य मंजरी जो BA द्वितीय वर्ष के 6वें कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के विषय में बताने जा रही हूँ। और गजानन माधव मुक्तिबोध बहुत ही प्रखर और बेबाकी कवि रहे हैं। आधुनिक युग के कवियों में इनका एक अपना प्रमुख स्थान रहा है। तार सप्तक के ये पहले कवि रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म होता है वो 13 नवंबर 1917 को शिवराज जो ग्वालियर में पड़ता है मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा इन्होंने MA हिंदी से किया था, वो भी नागपुर विश्वविद्यालय से। आजीविका 20 वर्ष की उम्र से बड़नगर मिडिल स्कूल में मॉन्टेसरी आरंभ करके इन्होंने दौलतगंज उज्जैन से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की और अंत में 1958 में दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में ये प्राध्यापक हो गए। अब इनकी रुचि देखिए किस किस में थी। इनकी रुचि अध्यापन में और अध्ययन में थी, यानी पढ़ना और पढ़ाना, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कार्य करना, साथ ही साहित्य में आकाशवाणी की और राजनीति की भी इनको नियमित अनियमित व्यस्तता के बीच में रहते थे, उसमें भी ये अपना इंटरेस्ट रखते थे। अब इनके प्रकाशित कराए हुए जो साहित्य हैं, इन्होंने अपने जीवन में अपने साहित्य को अधिक प्रकाशित नहीं करा पाया है, बल्कि इनके साहित्य को धीरेन्द्र वर्मा जी ने प्रकाशित कराया और अलग से प्रकाशित हुए हैं, ज्ञानपीठ के द्वारा हुए हैं प्रकाशित। तो इनका जो पहला कविता संग्रह है वो हमें मिलता है बच्चों, चांद का मुँह टेढ़ा है, वो उसके नाम से, और भूरी भूरी खाक धूल के नाम से। यानी कविता संग्रह मिलेंगे हमें चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, और जो इनका कथा साहित्य है जिसमें कहानियाँ हैं, काट का सपना, बेपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनके कथा साहित्य हैं। और इन्होंने आलोचना भी लिखी। आलोचना में इनका कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी इनकी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इन्होंने इसकी समीक्षा की। इसी प्रकार से इन्होंने ना एक साहित्य की डायरी भी लिखी। और विमर्श की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों इन्होंने भारत, इतिहास और संस्कृति के ऊपर इन्होंने लिखा। पत्र साहित्य के विषय में इन्होंने जो पत्र साहित्य लिखे हैं वो मेरे युवजन मेरे परिजन के नाम से निकाले हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो मिलती हैं हमें शेष अशेष के नाम से। और जितनी भी इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, मुक्तावली, रचनावली, उनकी 8 खंडों में हमें प्राप्त होती है। ये था इनके मुक्तिबोध का जीवन परिचय। अब आप देखिए आपके कोर्स में जो कविता है उसको 2019 में ये आ चुकी है, भूल गलती। भूल गलती नामक इनकी कविता बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने लिखी थी, भूल गलती आज बैठी है जरे बख्तर पहन करके तख्त पर दिल के। भूल और गलती को भी ये मानवीकरण के रूप में कह रहे हैं। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुमा बेबस सलाम में। तो मानवीकरण की बात इन्होंने की है एक तरीके से कि भूल और गलती आज बैठी है जरे बख्तर पहन कर, तख्त पर बैठी है और चमक रही है, खड़े हथियार लिए उसके दूर तक, आंखें भी उसकी चिलकती हैं, चमकती है, नुकीले तेज पत्थर जैसी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुमा बेबस सलाम में, अनगिनते खम्भों और मेहराबों थमे दरबारे आम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, छलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। आप देखिए ना, जो भूल करता है, जो गलती करता है, जो इन्होंने कवि ने भूल गलती का नाम जो दिया है, आजकल जो भूल गलती कर रहा है जानबूझ करके कुछ ऐसा काम कर रहा है जो ठीक नहीं है, वो चमक रहा है, तो उसका चेहरा चमक रहा, उसकी आंखें चमक रही। लेकिन जो बेचैन है आज इंसान कौन,
जो सत्य की राह पे चल रहा है। वो बेचैन है घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा हुआ है। इन्होंने जो यथार्थ में जो चल रहा है समाज के यथार्थ को इन्होंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कह रहे हैं कि देखिए, बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा है उसका चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी पे एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, और जो उसके जिस्म पर है ना वो लत्ते हैं, लत्ते से मतलब फटे हुए वस्त्र टाइप के पैबंद वाले, झलकते लाल लंबे दाग। उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर भी वो चुटहिल है और उससे उसे झलक लाल लंबे दाग दिखाई दे रहे हैं, जैसे खरोंच के निशान है, नोच के निशान है। मतलब उसे कितना कष्ट मिल रहा है। जो व्यक्ति सत्यवादी है, जो सही है और जो अच्छी राह पे चल रहा है, नैतिकतावादी राह पे चल रहा है, उसे कष्ट मिल रहा है, उसे लंबे दाग है। बहते खून के वह कैद कर लाया गया ईमान, जो ईमानदार व्यक्ति है उसे कैद करके लाया। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। फिर उससे कहते हैं, किससे? ईमान से। कहते हैं खामोश, सब खामोश। मनसबदार, शायर और सूफी सब चुप है। अलग जाली, इब्ने सिन्ना, अलबरूनी, आलिम व फाजिल, सिपह सलाहकार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसकी ज़िंदगी की सर्व सी शर्त नामंजूर। उसने जो भी कहा ईमानदारी ने, ईमानदार की ज़िंदगी की कोई बात को माना नहीं गया। हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। सुल्तान ज़र बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह। शाही धाग का अब सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन ना ज़माना सांप का काटा। भूल आलमगीर, मेरी आपकी कमज़ोरियों के साह, लोहे का ज़र बख्तर पहनकर खूंखार, हाँ खूंखार अलीजा। ज़र बख्तर का मतलब समझ रहे हो आप बच्चों? ज़र बख्तर का मतलब हो गया ऐसा लिबास जिस पे अगर कोई चोट भी करे तो वो उसके ऊपर असर ना हो सके। नहीं, जैसे कवच रहता ना, युद्ध के मैदान में सिपाही कवच पहन करके जाता, अपने आप को बचाता है। ऐसे भूल गलती भी अपने आप को बचाता है। उसने इतने कठोर लिबास पहन रखे हैं कि बाहरी कोई आक्रमण करे ना तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और जो ईमानदार है, जो सत्यता की राह पे चल रहा है, वो अंदर से भी चुटहल है बेचारा। इसी तरीके से इन्होंने ये जो सच्चाई है समाज में, सच्चाई है, वास्तव में देखा जाए तो नैतिकता का आज कितना हनन हो रहा है। जो व्यक्ति गलतियां कर रहा है, जो व्यक्ति भूल कर रहा है, वो तो मज़े में है, और जो व्यक्ति चुपचाप ईमानदार अपनी राह पे चल रहा है वो आज परेशान है। उसका ही वर्णन यहाँ पे कवि ने दिया है। कितना सुंदर लिखा है मुक्तिबोध ने। आगे वो क्या कहते हैं देखिए, वो आंखें सच्चाई के निकाले डालता, सब बस्तियाँ दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर। हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल के भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज हथियार, बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दो मुँहपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियल से पैसालार संजीदा सहम कर रह गए। आज आप देख रहे हो ना कि उन लोग जो है कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, यानी दो मुँहपन की बात करते हैं। उसी दो मुँहपन की बात और 100 तजुर्बे की बात यहाँ पर कवि ने की है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, लेकिन उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुँचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहरे तेज अक्सों के धुंधले में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर के विकट हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है, जो बात हम लोग पूरी तरह से बातचीत में भी नहीं समझा सकते, उस बात को मुक्तिबोध ने कितने सुंदर ढंग से समझाया।
ये देखिए, ये क्या है, समाज के कटु सत्य का उजागर करता है। आज भूल गलती के रूप में अन्याय, गलत, मूल्यहीनता की बहसों में तर्कों का कवच पहने समाज के ऊंचे सिंहासनों पर आसीन है। ईमानदारी और उसके दरबार में एक अपराधी बनकर के उपस्थित हो गई है ना। जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठा है, सिंहासनों पर बैठा है, तो वो ईमानदार नहीं है, वो अन्याय, गलत, मूल्यहीनता की बहसों पर, तर्कों के कवच पर बैठा हुआ है। मूल्यहीनता से कोई मतलब नहीं है। तो भूल गलती के दरबार में बड़े बड़े जो विद्वान हैं, दार्शनिक और विवेकी हैं लोग मौजूद हैं, उसके हथियारों और शक्तियों से भयभीत हो कोई भी ईमान का समर्थन करने को तैयार नहीं होगा। कविता इस उम्मीद पर ख़त्म हो जाती है कि हमारे भीतर का ईमान भी हमारे भीतर का जो ईमान है वो भी, आज हम लोग जब सच्ची बात अपनी कहते हैं ना, तो जो अन्याय, भूल गलती वाले लोग होते हैं ना, और जो लोग जो बाहरी दूसरे कामों में लिप्त रहते हैं, बल्कि अपने मार्ग पर सच्चाई का अनुपालन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत परेशानी होती है। और ईमानदार लोगों की भी आज कहीं जगह नहीं है, मैंने देखी है। लेकिन फिर भी ईमानदार, जीत तो ईमानदार की ही होती है, जीत सत्यता की ही होती है। भूल गलती या अन्याय के का जीवन अच्छा ज़रूर है, लेकिन लंबा नहीं है। उसका जीवन कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए यहाँ पे कटु सत्य का पालन करते हुए मुक्तिबोध हमें अपने सही ईमानदारी जीवन मूल्यों पर चलने के लिए आह्वान करते, निर्वहन करते हैं। तो ये मैंने आपको, चूँकि मुक्तिबोध की बहुत लंबी लंबी कविताएं हैं, तो इसको 2 पार्ट में मैंने विभाजित कर दिया है। तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 में मैंने आपको प्रेषित किया है, और मैं कल ही इसका दूसरा वीडियो डाल दूँगी पार्ट 2 के रूप में। तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़रूरत तक सभी लोगों के पास पहुँच जाए। और क्योंकि अब कुछ चंद समय ही शेष बचा हुआ है, परीक्षा में 10-15 दिन का टाइम और बचा है, तो अधिक से अधिक तैयारी कम समय में हो जाए, इसके लिए आप सबकी मदद कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी स्वागत योग्य है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।